सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 कर्ण और पाठ 8 द्रोणाचार्य जी के बारे में पढ़ा था। आज मैं फिर से आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पाठ 9 लाख का घर और पाठ 10 पांडवों की रक्षा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो अब हम पाठ 9 की ओर बढ़ते हैं, लाख का घर, जिसमें दुर्योधन कूटनीतियों का प्रयोग करता है पांडवों के प्रति। आइए देखते हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके, कि पांडव नष्ट हो जाए। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। कुमंत्रणा जो गलत रास्ता होता है उसे कुमंत्रणा कहा जाता है, और सलाहकार कहा जाता है राय देने वाला। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह प्रेम भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। अंकुश मीन्स उनको अपने अनुसार रखा जाए। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने उसका भी साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। सभी और पांडवों के कई बोलबाला हो रहा था, उनकी ही प्रशंसा की जा रही थी और उनको राजगद्दी पर बिठाने की बात कही गई। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनके अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पिता में भी तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूदने लगते थे, उनसे चिढ़ने लगते थे। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्वासी तरह तरह की बातें करते हैं। जो यहाँ हमारे राज्य के जो लोग हैं वो अनेक तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहा नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है। युधिष्ठिर जो है वो धर्म के अनुसार ही चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वर्णावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस बीच
अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे, भड़काने लगे। इसमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों को अभेद बताते हुए उनके उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपने दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इसी कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, चौकन्ने अर्थात सतर्क हो जाइए। आप पांडव पुत्रों से हम अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा अर्थात बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। करने की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और लाचार हो गए और अपने बेटे की सलाह मानने लगे। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वर्णावत की सुंदरता को और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वर्णावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता, बेचैनी हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने के बाद की अनुमति मांगी अर्थात आज्ञा मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे कि वो किस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाए। वो इस पर सोचने लगे। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वर्णाव्रत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वर्णाव्रत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निसंग हो जाए, निसंग मीन्स बिल्कुल बिना डर के हो जाए, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म राख हो जाए और कौरव पर भी कोई दोष न लगा सके। तो बच्चों, उन्होंने इस प्रकार लाख का एक महल बनवाया जो कूटनीति दुर्योधन कर रहा था कि पांडव उसमें जाएं और वो जलकर राख हो जाए। अब हम आगे देखते हैं कि पाठ 10 पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा किस प्रकार हुई? पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णाव्रत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णाव्रत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए, उनके साथ चल दिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा।
दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था। गुप्त रूप से उसके बारे में सारी बातें बता दी थी कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वरना वर्ग के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध इंतजाम कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद की थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह सब हमें पता लग गया है कि इस स्थान पर हमें खतरा है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात की जरा भी खबर न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम सब जानते हैं। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर अभी हमें जल्दी से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा सा भी संदेह शंका उत्पन्न हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे सभी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला व्यक्ति कारीगर वर्णावत नगर में पहुंच गया। उसने एक दिन पांडवों को अकेले पाकर अपना सारा परिचय दिया और कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में संकेत के रूप में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है, प्रमाण है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का इंतजाम अवश्य करूँगा। ले आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी की और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बिना डर के बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को